Hi friends, after completing the concept of torque and angular momentum, now we move on to law of inertia and angular momentum. Previously we talked about torque and then we talked about angular momentum and then we saw a relation between the two, torque and the angular momentum. Now comes the law of inertia and angular momentum. Now in this we start with our standard statement. We know that हमें सब कुछ पहले से ही मालूम होता है क्या कि dl by dt is equal to torque tau. This we obtained for rigid body or system of particles. dl by dt is tau. Now इसमें भी if torque tau is 0 and resultant torque acting on a system of particles or rigid body is 0, in that case dl by dt will be 0. Now डिफरेंशिएशन कब 0 होता है? जब फंक्शन कांस्टेंट होता है तब. व्हेन द फंक्शन इज कांस्टेंट डिफरेंशिएशन 0. तो फिर क्या बोलेंगे? व्हेन रिजल्टेंट टॉर्क एक्टिंग ऑन द रिजिड बॉडी इज 0 इस टोटल एंगुलर मोमेंटम रिमेंस कांस्टेंट. लॉ ऑफ कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम आ गया. इसी को स्टेटमेंट में डाल दो. व्हेन रिजल्टेंट टॉर्क एक्टिंग ऑन द रिजिड बॉडी इज 0 द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिजिड बॉडी रिमेंस कांस्टेंट. It is the same as that of linear momentum. आगे जो पढ़ा था चैप्टर नंबर 5 में सेम था. When resultant force acting on a system of particles 0, the angular momentum of the system, linear momentum of the system remains constant. ये हमने देखा था चैप्टर 7 के पार्ट 1 में भी एंड चैप्टर नंबर 5 में भी. तब यही सेम अप्लाई करता है एंगुलर मोमेंटम के लिए भी. कि when resultant torque acting on a rigid body is 0, the angular momentum of the rigid body remains constant. Now L bar is constant मतलब क्या हुआ? L का फॉर्मूला I ओमेगा. So I omega bar is constant. So from this we can say that omega is inversely proportional to I. So more the moment of inertia, less the angular speed, less the angular momentum, less the moment of inertia, more is the angular speed. More the moment of inertia, less angular speed. Moment of inertia जितना ज़्यादा होगा उतनी angular speed कम होगी. Moment of inertia जितना कम होगा उतनी angular speed ज़्यादा होगी. Linear counterpart ले लो तो क्या बोलेंगे? More the mass, less the speed. लेस द मास मोर इज द स्पीड. जितना मास ज्यादा उतनी स्पीड कम होगी. वही कंसेप्ट यहाँ रोटेशन मोशन में भी है. ओके, तो ये हो गया रिगार्डिंग लॉ ऑफ कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम. नाउ एग्जांपल लिया था चैप्टर नंबर 5 में. जब पढ़ा था हमने एग्जांपल में बंदूक में से गोली छोड़ी थी. फायर्ड अ बुलेट फ्रॉम द पिस्टल. चैप्टर नंबर 5 में. इन चैप्टर नंबर 7 पार्ट 1 सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स डिस्कस करें तब हमने बॉम्ब फोड़ा था. अ स्टेशनरी केमिकल बॉम्ब लाइंग एट रेस्ट सडनली एक्सप्लोड्स. अब क्या करेंगे? तो अब इसके एग्जांपल में हम लोग लेंगे एक अजीब सी चीज. क्या? सडनली नहीं तो एक काम करते हैं. इफ अर्थ सडनली shrinks to half its radius. If Earth suddenly shrinks to half of its radius, then what will be the effect? What will be the effect on duration of day? क्वेश्चन क्या बोलता है? अगर अर्थ सडनली shrinks to half its radius, अभी जो करंट रेडियस है उससे आधा हो गया, तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द ड्यूरेशन ऑफ द डे? ड्यूरेशन ऑफ डे की हमारा दिन का लेंथ अभी 24 घंटे का है, तो कितना हो जाएगा वो फाइंड करना है. इफ अर्थ सडनली श्रिंक्स. ओके, तो बिफोर श्रिंकिंग, बिफोर एंड आफ्टर. बिफोर श्रिंकिंग अर्थ का मास m था. आफ्टर श्रिंकिंग मास वही कम हुई. अर्थ इज श्रिंकिंग, इट इज नॉट कट. रेडियस पहले r था, अब रेडियस कितना हो गया? r/2. मास वही का वही है, इट श्रिंक्स. रेडियस हाफ हो गया. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1. नाउ अर्थ इज अ सॉलिड स्फीयर, तो 2/5 mr², m1r1², यानी कि 2/5 mr². एंड नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा? 2/5 m2r2². दैट इज 2/5. मास तो वही का वही और रेडियस r/2 का स्क्वायर. सो दिस विल बिकम 1/4 into 2/5 mr². बराबर. ये बाय 4 को बाहर ले लिया, 2/5 अंदर ले लिया, तो ये हो गया. ये तो I1 है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिकम्स फोर्थ पार्ट. अर्थ का रेडियस अगर आधा हो गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिकम्स फोर्थ पार्ट.
एंगुलर स्पीड सपोज पहले ओमेगा 1 थी, अब कितनी हो गई ओमेगा 2. नाउ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम I omega is constant. Therefore, I1 omega 1 equal to I2 omega 2. बराबर है. Therefore, I1 omega 1 equal to I2 and I1 by 4 omega 2. तो based on that we can say that omega 2 is 4 times omega 1. यानी एंगुलर स्पीड 4 टाइम्स हो गई. मोमेंट रेडियस आधा हुआ तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/4 हो गया. एंगुलर स्पीड 4 टाइम्स हो गई. ऑल्सो वी नो दैट ओमेगा इज 2 पाई बाई टी एस ओमेगा इज 2 पाई बाई कैपिटल टी. पीरियोडिक टाइम देखें ना, वन रोटेशन को कितना टाइम लगाओ. तो दिस विल बी 2 पाई बाई टी2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स 2 पाई बाई टी1. 2 पाई तो कैंसिल हो गया, तो T2 बिकम्स T1 बाई 4. अभी 24 घंटे हैं एक रोटेशन के, बाद में कितने हो जाएंगे बाय 4 एंड 9 आवर्स. यानी कि ड्यूरेशन ऑफ डे विल बिकम 9 आवर्स. सोचो कितना मजा आएगा. 24 घंटे का दिन होता है, उसके बदले 9 घंटे का दिन. ओनली 9 आवर्स इन अ डे. इमेजिन करो क्या हालत होगी. 4.5 घंटे का दिन, 4.5 घंटे की रात. 24 बाई 4 सॉरी 6 आवर्स सॉरी 6 आवर्स. तो 6 घंटे का दिन 6 घंटे का दिन होगा. यानी कि 3 आवर्स दिन, 3 घंटे रात. 3 घंटे का दिन, 3 घंटे की रात. डे टाइम 3 आवर्स, नाइट टाइम 3 आवर्स. अजीब है ना. एक पिक्चर देखा दिन खत्म, दूसरा पिक्चर देखा रात खत्म. तो फिर स्कूल कितने घंटे की होगी 1.5 घंटे की. तो हर एक पीरियड कितने घंटे का होगा. हर एक लेक्चर 10-10 मिनट का. एक सर आएगा बोर्ड पे लिखेगा चला जाएगा. दूसरा सर आएगा बोर्ड साफ करेगा, 10 मिनट हो गई वो निकल जाएगा. अजीब सी जिंदगी हो जाएगी. 6 घंटे का ही दिन. ओके, सो दिस व्हाट हैपेंस व्हेन द रेडियस बिकम्स हाफ. क्लियर अबाउट दिस. तो ये हो गया रिगार्डिंग एग्जांपल अलोंग विद इट. इट कैन बी आस्क्ड एज अ सेपरेट न्यूमेरिकल आल्सो. इसमें रेडियस आधा है, उसके लिए 1/3 भी हो सकता है. तो अकॉर्डिंगली चेंजेस आएंगे. हाँ, रेडियस डबल भी कर सकते हैं. 2r ले लो तो ये 4 टाइम्स I1 हो जाएगा, तो ये 4th पार्ट हो जाएगा, तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा. 96 आवर्स का डे. सोचो 100 घंटे का एक दिन, 50 घंटे का दिन, 50 की रात. आप थक जाओगे रात को सो के भी, पर लगेगा 24 घंटे खाली सोने को मिलेगा. 24 आवर्स विल बी जस्ट स्लीपिंग. बहुत नींद आती है ना, तो काम आएगा ऐसा होगा. तो अगर और फूल के डबल साइज हो जाए, क्या करने का है, कैसे फुलाओगे आपको. एक पाइप लगा दो सेंटर तक, फूंक मारना चालू कर दो सब मिलके, तो हाथ फूलेगा बलून की तरह. एंड यू विल गेट लॉन्गर डेज. इज इट पॉसिबल? कर सकते हैं. थियोरेटिकली इट इज पॉसिबल, प्रैक्टिकली कर देखेंगे. ओके, तो दिस व्हाट इज अ एप्लीकेशन, दिस इज व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम. ये लॉ का बेस, लॉ का स्टेटमेंट, लॉ पर से फॉलो एंड फिर उसका एक एग्जांपल. यू कैन पुट दिस एग्जांपल डायरेक्टली फॉर द लॉ ऑफ मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम. ओके, इसके अलावा और भी एग्जांपल्स है, विल बी डिस्कसिंग आफ्टर दिस. ओके, ये नोट करना हो तो कर लो ये एग्जांपल. दिस एग्जांपल कैन बी आस्क्ड एज अ सेपरेट न्यूमेरिकल आल्सो. एंड इसमें वैल्यू चेंज हो सकता है. r/2, r/3, twice r, 3 times r एंड सो ऑन. अकॉर्डिंगली आपको चेंज करते जाने का. नया पीरियड टाइम आएगा, अर्थ के रोटेशन का पीरियड टाइम. ओके, नोट कर लीजिए या गो थ्रू दिस इन द नोट्स. फिर चलते हैं आगे, इसके कुछ और एग्जांपल्स. Hi friends, now I have put 4 examples here. These are connected to law of angular momentum. ये चारों को हम लोग बारी बारी से रीजन आउट करते हैं. If you want to write it down, pause the video and note it down. हम लोग एक के बाद एक हर एक को ले रहे हैं. चलो, सबसे पहला, if earth suddenly expands so that its radius doubles, then what will be the effect on duration of day? आगे जो सम क्या था, रेडियस आधा हुआ था, अब रेडियस डबल कर दिया. दिस कैन आल्सो बी आस्क्ड एज अ सेपरेट न्यूमेरिकल. रेडियस डबल हो गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4 टाइम्स हो जाएगा. मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4 टाइम्स होगा तो एंगुलर स्पीड 4th पार्ट हो जाएगी. एंगुलर स्पीड 4th पार्ट हुई तो पीरियड टाइम 4 टाइम्स हो जाएगा. यानी कि ड्यूरेशन ऑफ डे विल नाउ बिकम 96 आवर्स. ओके, 96 आवर्स का डे हो जाएगा. ड्यूरेशन ऑफ द डे बिकम्स 96 आवर्स. बराबर ये इफेक्ट हो रहा है. ये आगे जो सम गया था वही तो वही है, खाली मैंने यहाँ पे वैल्यू चेंज करके दे दिया आपको ताकि यू कैन गेट अ प्रैक्टिस ऑन इट. ओके, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं. अ डांसर व्हाइल परफॉर्मिंग स्वर्ल. स्वर्ल मतलब क्या, रोटेट होना, गोल गोल घूमना है. ये डांसर के बारे में बोल सकते हैं.
फिगर स्केटिंग करते हैं उनके बारे में भी आपने फिगर स्केटिंग के इवेंट्स देखे होंगे, जिसके अंदर बंदा या बंदी स्केट्स आइस पे स्केट्स लेके घूम रहे हैं, तो जोरदार गोल राउंड स्वर्ल लेते हैं, रोटेटिंग ऑन एन एक्सिस पासिंग टू द सेंटर ऑफ द बॉडी, वर्टिकल एक्सिस, तो वो स्वर्ल बोलेंगे उसको। तो वाइल परफॉर्मिंग स्वर्ल स्ट्रेचेस हैंड्स टू स्लो डाउन, हैंड्स क्यों स्ट्रेच करते हैं, टू स्लो डाउन, एंड ब्रिंग्स द हैंड्स नियर द बॉडी टू इंक्रीज स्पीड, यानी हाथ यूं करेंगे तो स्लो डाउन होंगे, यूं नजदीक लाएंगे तो उनका स्वर्लिंग स्पीड बढ़ जाता है, यूं नजदीक लाए या फिर यूं नजदीक ले एक ही लाइन में, तो उनका स्वर्लिंग स्पीड बढ़ेगा। ये एक्सप्लेन करना है। अब इसमें तो सिचुएशन कुछ ऐसा है कि सपोज यहाँ पे द डांसर इज परफॉर्मिंग अ स्वर्ल, बराबर है, ये एक्सेस पासिंग टू द बॉडी एंड यू स्वर्ल हो रहा है। अब व्हेन द डांसर स्ट्रेचेस हैंड्स, मैं डांसर इसलिए यूज कर रहा हूँ, कॉमन वर्ड हो गया, मे बी अ मैन मे बी अ लेडी, ओके, तो मेल या फीमेल कोई भी हो, पर स्वर्ल परफॉर्म करता है, अगर हाथ यूं रखे उसने, तो क्या होगा, मास मूव्स अवे फ्रॉम द बॉडी, यानी कि आर इंक्रीजेस, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया व्हिच इज mr स्क्वायर विल इंक्रीज, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा तो एंगुलर स्पीड कम होगी, स्ट्रेचेस हैंड्स टू स्लो डाउन, तो रोटेशन स्पीड कम हो जाएगी, बराबर है। ऑन द अदर हैंड, अगर हाथ को बॉडी के नजदीक ले आए, ये हाथ को बॉडी के नजदीक ले आए, तो द सेम मास विल नाउ मूव नियर द बॉडी, यानी कि एक्सिस के नजदीक आ जाएगा हाथ, तो आर की वैल्यू कम हो जाएगी उस केस में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा, कम होगा, सॉरी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा, तो एंगुलर स्पीड बढ़ जाएगी। यानी कि while performing swirl, if you want to decrease the speed, stretch your hand, and want to increase the speed, bring it near the body or in a line like this. यूं ले जाओ तो कम हो जाएगी स्पीड, नजदीक ले आओगे तो स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया वेरी हो रहा है ना, सेम मास बट मूविंग अवे, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाई, तो एंगुलर स्पीड कम, ब्रिंग इट नियर द बॉडी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम, एंगुलर स्पीड बढ़ जाएगी, बराबर है। If you all have happened to go to Science City in Ahmedabad, then in Science City there is a section called Hall of Hall of Fame for Science. तो उसमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स रखे हुए हैं, उसमें एक एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसा है, मैंने 3-4 साल पहले देखा था वहां पर, अभी पता नहीं है या नहीं, पर उसमें कुछ ऐसा था कि देयर वाज अ प्लेटफॉर्म, एक मेटल का प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर एक कुर्सी रखी हुई है, यू आर आस्क्ड टू सिट ऑन द चेयर, बराबर है, एंड फिर किसी दोस्त को बोला कोई तुम घुमाओ इस प्लेटफॉर्म को, तो प्लेटफॉर्म घूमता है, कुर्सी भी घूम रही है, तो यू आर परफॉर्मिंग रोटेशन मोशन, सिटिंग ऑन द चेयर विच इज मूविंग ऑन अ मूविंग प्लेटफॉर्म, रोटेटिंग प्लेटफॉर्म, तो प्लेटफॉर्म गोल गोल घूम रहे, कुर्सी भी गोल गोल घूम रही है, तुम बैठे हो उसके ऊपर। अब उधर 2 आर्म्स है जो कुर्सी के आर्म्स, उसमें वो कैसे पकड़ निकले, आप बैठे हो तो आपके पकड़ निकल यूं आएगा आर्म्स, उस आर्म्स पे 2 मास रखे, एक मास यहाँ पे, एक मास ये बाजू आर्म पे है, ये मास लगभग 1 या 2 किलो के आसपास का है, 1 और 2 kg, बराबर है ना। एक बार घुमा के छोड़ दिया बंदे ने, एंगुलर स्पीड कांस्टेंट हो गई है। अब उसमें कैसा था, आप ये मास को अगर दूर ले जाते हो, अपने हाथ से मास को दूर ले जाओ, तो यू विल फाइंड दैट योर रोटेशन विल डिक्रीज, रोटेशन स्पीड कम हो जाती है, बराबर, दूर ले जाते हो तो। एंड जब नजदीक लाते हो उस मास को, तो ऑटोमेटिकली स्पीड बढ़ने लगती है। कोई तुम्हारा दोस्त अब सपोर्ट नहीं कर रहा है, स्पीड बढ़ा नहीं रहा है, पर आप मास को नजदीक लाओगे तो स्पीड बढ़ जाती है, दूर ले जाओगे स्पीड कम हो जाती है। You go on moving like this, your speed will go on increasing and decreasing. It's a marvelous experiment based on law of Einstein. सीधी सी बात है, अगर आप मास को दूर ले जाओगे, मास का पोजीशन वेक्टर बढ़ जाएगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा, तो एंगुलर स्पीड कम हो जाएगी। आप नजदीक ले आओगे तो पोजीशन वेक्टर कम होगा, एंगुलर स्पीड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, तो एंगुलर स्पीड बढ़ जाएगी। यानी यू कैन वेरी योर स्पीड बाय मूविंग दिस मास अवे एंड नियर। उससे फायदा क्या है, एक बार बंदे ने धक्का मार दिया, फिर कोई धक्के की जरूरत नहीं है, यू कैन योरसेल्फ इंक्रीज और डिक्रीज स्पीड एज पर योर चॉइस। अजीब से ना, मस्त एक्सपेरिमेंट। वही चीज यहाँ पे डांसर के बारे में, फिगर स्केटिंग में अपनी स्पीड रोटेशन की बढ़ाने या कम करने के लिए दे हैव टू यूज देयर ओन हैंड्स, टेक इट अवे फ्रॉम द बॉडी, ब्रिंग इट नियर द बॉडी, दैट्स ऑल। ओके, तो ये हो गया रिगार्डिंग डांसर के बारे में। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, हाउ टू चेक वेदर एग इज रॉ और बॉइल्ड विदाउट ब्रेकिंग इट। ऑब्वियसली विदाउट ब्रेकिंग इट, बराबर है। अब इसके लिए मुझे फिगर बनाने होंगे, तो अब मैं यहाँ पे ये फर्स्ट क्वेश्चन को हटा देता हूँ, सेकंड की भी जरूरत नहीं, उसे भी हटा देता हूँ, दोनों हमने बात डिस्कस कर लिया और आपने शायद लिख भी लिए। नाउ वी गो टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है, एग रॉ है या बॉइल्ड, वो फाइंड करना है
विदाउट ब्रेकिंग इट, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वी रोटेट दैट। ये एग है, सपोज ये बॉइल्ड है एंड ये रॉ है, एक्सोरोटेशन दोनों सेम साइज के हैं, सेम मास वाले हैं। एक रॉ है यानी सब लिक्विड पोर्शन अंदर, दूसरा बॉइल्ड है, योग मेजॉरिटी योग कंटेंट इज नियर द एक्सिस, ओके। एंड यहाँ पे जब रोटेट करोगे, दोनों को रोटेट करते हैं, तो इसका योग कंटेंट तो एक्सिस पे रहेगा क्योंकि सॉलिडिफाई हो चुका है। हियर इट इज कंप्लीटली लिक्विड इन द रॉ है, सो व्हाट विल हैपन ऑन रोटेटिंग द योग कंटेंट, द हेवियर पार्ट विल मूव अवे फ्रॉम द एक्सिस, बराबर। अब इस सिचुएशन में यहाँ पे देखें तो आर की वैल्यू कम है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लो होगा, तो एंगुलर स्पीड ज्यादा होगी। यहाँ पे आर नजदीक में, मेजॉरिटी पार्ट इज नियर द एक्सिस, सो मोमेंट आर की वैल्यू कम है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, एंगुलर स्पीड ज्यादा होगी। जबकि यहाँ पे क्या होगा, एज इट इज रोटेटेड द मास फ्लाइज ऑफ, तो आर विल बी हाई, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी हाई एंड सो एंगुलर स्पीड विल बी डिक्रीजिंग। तो अब जैसे ही रोटेट करेंगे, दोनों को इक्वल टॉर्क देकर रोटेट किया, तो इसमें एंगुलर स्पीड हाई मिलेगी, इसमें एंगुलर स्पीड कम मिलेगी। पर सिचुएशन क्या होगा, फ्रिक्शन जो लग रहा है सरफेस का, उसके कारण यहाँ एंगुलर स्पीड करने से डिक्रीज होगी। यहाँ पे क्या होगा, जैसे एंगुलर स्पीड कम हुई, मास बीच में आने लगेगा, मास बीच में आएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एज द एंगुलर स्पीड डिक्रीजेस सो मास कम्स नियरर, यानी आर की वैल्यू कम होने लगेगी, आर की वैल्यू कम होगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, तो एंगुलर स्पीड बढ़ जाएगी फॉलो अप में। जैसे नजदीक आएगी एंगुलर स्पीड बढ़ जाएगी, तो फिर ये फ्लाई ऑफ होगा, फिर एंगुलर स्पीड कम हो जाएगी, फिर ये नजदीक आएगा, फिर एंगुलर स्पीड बढ़ जाएगी। तो रॉ एग में स्पीड इंक्रीज डिक्रीज होती रहेगी, जल्दी रुकेगा नहीं, जबकि ये स्टेडीली स्पीड डिक्रीज होते होते रुक जाएगा। तो रोटेट करेंगे दोनों को, जो लंबा चले वो रॉ एग है एंड बंद हो जाए पहले वो बॉइल्ड एग है। तो बॉइल्ड एग विल स्टॉप फर्स्ट, रॉ एग विल कंटिन्यू फॉर अ लॉन्गर टाइम। नो डाउट एंगुलर स्पीड इज लो एज कंपेयर टू दिस, तो जल्दी बंद हो जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं होगा क्योंकि जैसे ही ये स्लो होगा, मास मेजॉरिटी मास नजदीक आने लगेगा, उसका पोर्शन फैक्टर कम होगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, तो एंगुलर स्पीड बढ़ जाएगी, तो उसकी स्पीड एकदम बढ़ जाएगी, रोटेशन बढ़ेगी तो मास फ्लाई ऑफ होगा, फिर वापस नजदीक, फिर मूविंग फॉरवर्ड एंड सो ऑन। Raw egg will have angular speed increasing while this will be steadily decreasing, it will stop first। तो जो जल्दी रुक जाए वो बॉइल्ड एग, ज्यादा देर तक चले वो रॉ एग, बराबर है। सेकंड, यहाँ पर अगर रोटेट करते दोनों को इक्वल टॉर्क देके, तो जिसमें एंगुलर स्पीड ज्यादा मिलती है वो बॉइल्ड एग है, जिसमें एंगुलर स्पीड कम मिलती है वो रॉ एग है। इनिशियली अगर चेक कर लेना हो तो भी हो सकता है, ओके। दिस इज व्हाट यू कैन नो वेदर द एग इज रॉ और बॉइल्ड विदाउट ब्रेकिंग इट, ओके। तो ये हो गया रिगार्डिंग थर्ड एग्जाम्पल। फिर चलते हैं फोर्थ एग्जाम्पल की तरफ। चौथा एग्जाम्पल क्या बोलता है कि इफ ऑल द आइस ऑन पोल्स मेल्ट देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन ड्यूरेशन ऑफ द डे। ये अपना अर्थ है, ये उसकी एक्सिस रोटेशन है, पोल्स पे आइस है, ये इक्वेटर हो गया। अब ध्यान से समझे, आइस पोल्स पे आइस अगर मेल्ट होने लगे तो इट बिकम वाटर, एंड वो वाटर कहाँ जाएगा, वाटर बीइंग लिक्विड अंडर द सेंट्रीफ्यूगल एक्शन द वाटर विल बी मूविंग अवे फारदेस्ट अवे जितना हो सके उतना। तो दिस वाटर फ्रॉम द पोल्स विल मूव टू इक्वेटर, सरफेस पे जाएगा ना, अंदर तो घुसने वाला नहीं है, तो सरफेस पे जाएगा, इक्वेटर पे आएगा पानी। तो आइस अगर मेल्ट हुआ तो मास नियर द एक्सिस विल बी डिक्रीजिंग, एंड वही मास अब कहाँ होगा, इक्वेटर पे, तो अवे फ्रॉम द एक्सिस होगा। यानी एज आइस मेल्ट्स water moves to equator, therefore r increases, push factor बढ़ेगा, तो therefore moment of inertia increases, therefore angular speed decreases, therefore periodic time increases। ख्याल आया? तो जैसे आइस मेल्ट होगा, वाटर मूव टू इक्वेटर, तो वही मास मूविंग अवे फ्रॉम द एक्सिस, यानी r बढ़ा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा तो ओमेगा कम हुआ तो पीरियड टाइम बढ़ गया, यानी कि रोटेशन टाइम बढ़ जाएगा, यानी 24 घंटे से ज्यादा टाइम लेगा रोटेट होने में, यानी कि दिन लंबा हो गया, ड्यूरेशन ऑफ डे विल इंक्रीज, बराबर है, ड्यूरेशन ऑफ डे विल इंक्रीज। अब 24 घंटे का दिन है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, अरे ये तो अच्छी बात है। वी साइंस स्टूडेंट्स ऑलवेज हैव फील शॉर्टेज ऑफ टाइम, वी ऑलवेज फील, हमको लगता है 24 घंटे बहुत कम पड़ रहे हैं दिन के, इतना सारा हैवी वर्क होता है। इन साइंस टीम वी हैव अ हैवी लोड ऑफ वर्क, ये तो 11 में नहीं 12 में तो और भी ज्यादा फील होगा,
कि हमें टाइम हमेशा कम पड़ता है, तो व्हाट वी रिक्वायर इज लिटिल बिट लॉन्गर डे। 24 घंटे थोड़ा ज़्यादा, 2-3 घंटे ज़्यादा होने चाहिए, अपने को ऐसा फील होता है। तो अगर आपको प्रोडक्ट टाइम बढ़ाना है तो पोल पर साइज को मेल्ट होना पड़ेगा, ख्याल है कि नहीं? यानी जो बोलते हैं कि ये ग्लोबल राइज इन टेम्परेचर, ग्लोबल वार्मिंग, राइज इन टेम्परेचर ऑन द अर्थ इज डेंजरस फॉर अर्थ, ऐसा साइंटिस्ट प्रेडिक्ट करते हैं। हम बोलते हैं नहीं, साइंस स्टूडेंट के लिए इट्स अ बेनिफिट। क्यों? हमें दिन थोड़ा लंबा मिल रहा है। अगर पोल पर साइज मेल्ट होकर इक्वेटर पे आने लगे तो हमारे लिए तो अच्छी बात है, क्योंकि प्रोडक्ट टाइम बढ़ेगा। प्रोडक्ट टाइम बढ़ेगा, इनके दिन में 24 घंटे से थोड़ा ज़्यादा घंटे मिलेंगे, तो दैट्स गुड फॉर अस, वी विल गेट सम एक्स्ट्रा आवर्स फॉर प्रिपरेशन, यू नो। भले साइंटिस्ट चिल्ला रहे हो कभी वाटर विल का, ये आइस मेल्ट होगा, पोलर आइस मेल्ट होगा तो सरफेस पे आएगा, सरफेस ये sea level will increase and the port cities will go inside the water and so on so forth. भले न जाए, Mumbai, coastal city, will be inside the water. Only one thing will be seen outside, that is Antilla flat of Ambani's, क्योंकि 37 माले का है ना वो, और थोड़े स्काई स्क्रैपर्स का ऊपर का पार्ट थोड़ा दिखेगा बाहर, बोले दीज आर द मुंबई आइलैंड, 1000 आइलैंड्स ऑफ मुंबई, ऐसा हो जाएगा, राइट। बट अल्टीमेटली साइंस टीम के बच्चों को तो अच्छा ही है ना, इट्स गुड कि 2-3 घंटे बढ़ जाए तो अच्छा है, इसलिए हमारे लिए तो ग्लोबल वार्मिंग इज बेस्ट, मेल्ट द आइस एज मच एज पॉसिबल। पर क्या सच में ऐसा होता है कि आइस मेल्ट हो रहा है एंड सी लेवल बढ़ रहा है और भारी पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। ग्लोबल राइजिंग टेम्परेचर सामने आइस का फॉर्मेशन भी बढ़ रहा है, कम नहीं हुआ है। पता नहीं क्यों, देयर इज अ हाउ क्रिएटेड दैट द सिचुएशन बिकम मोर एंड मोर ग्रिम, पता नहीं होगा। चलो ये तो हम छोड़ देते हैं ये वेदर साइंटिस्ट के लिए, पर हम लोग फिलहाल हमारे हिसाब से तो आइस मेल्ट होता है, इट इज गुड फॉर हेल्थ, गुड फॉर साइंस स्टूडेंट्स, क्योंकि उनके लिए दिन में थोड़े एक्स्ट्रा आवर्स मिलते हैं। ओके, जोक्स अपार्ट, दैट वाज रिगार्डिंग डिस्कशन ऑफ लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट मोमेंटम एंड फ्यू एग्जांपल्स बेस्ड ऑन दैट वी हैव सीन। यहाँ पे मेरा टारगेट ऐसा नहीं कि यही एग्जांपल पूछे जाएंगे, माय टारगेट इज टू इंड्यूस थिंकिंग अबाउट दिस एप्लीकेशन ऑफ लॉ। ये लॉ के एप्लीकेशन के बारे में तुम्हें आइडियाज आने शुरू होने चाहिए। आई एम इग्नाइटिंग योर माइंड्स टू थिंक इन दिस मैनर, द रिलेशन बेस्ड थिंकिंग, क्योंकि साइंस में अल्टीमेटली दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। ओके, चलो देख लीजिए इसे, फिर आगे चलते हैं। चलो कुछ और फॉर्मूला लेते हैं कनेक्ट इन रोटेशनल मोशन सिमिलर टू लीनियर मोशन। एक तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आएगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, जैसे लीनियर मोशन में लीनियर काइनेटिक एनर्जी होती है वैसे रोटेशनल मोशन में रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। वी नॉर्मली डिनोटेड बाय E के, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी गिवन बाय E के। नाउ लीनियर काइनेटिक एनर्जी क्या था, K इक्वल टू हाफ mv²। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाफ मास का इक्वलेंट रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लीनियर स्पीड का एंगुलर स्पीड। तो ये हो गया फॉर्मूला फॉर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी सिमिलर टू लीनियर काइनेटिक एनर्जी, सेम टू सेम यही फॉर्मूला है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का। फिर रोटेशनल मोशन की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। फिर आता है वर्क डन। नाउ वर्क डन इज डिनोटेड बाय W, उधर भी W था इधर भी W ही है। वहां W क्या था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ भी W क्या होगा, फोर्स का काउंटर पार्ट टॉर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट थीटा, टाउ इनटू थीटा। इवन हियर इट वाज कॉल्ड एज डेल्टा K, change in kinetic energy, तो here will be delta EK, change in rotational kinetic energy, यानी कि it was half m common v square minus v0 square, तो here it is half I common omega square minus omega 0 square, similar formula almost, and it's perfectly all right, you can take it this way also. okay, फिर आता है next power, power is denoted by P, यहाँ पे भी P से डिनोट करते हैं। वहां पावर क्या था, इन लीनियर मोशन इट इज वर्क डन अपॉन टाइम, तो यहाँ पे भी इट इज वर्क डन पर यूनिट टाइम। वहां पे इट वाज फोर्स इनटू स्पीड लिखे थे हम लोग, बराबर है। यहाँ पे भी इट इज टॉर्क इनटू एंगुलर स्पीड, तो वही फॉर्मूला, ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, वर्क एंड पावर। ये फॉर्मूला मैंने नोट्स में नहीं दिया हुआ है, तो प्लीज नोट इट डाउन, इट विल बी वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर डूइंग द न्यूमेरिकल्स। ओके, क्लियर? ये हो गया रिगार्डिंग सर्टेन फ्यू फॉर्मूला कनेक्टेड टू रोटेशनल मोशन। इसके बाद हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं उसकी बात करें तो विल बी टेकिंग द केस ऑफ रोलिंग बॉडी, बॉडी रोलिंग डाउन अ स्लोप से नीचे आने वाले बॉडी के बारे में बातें करेंगे। इट्स अ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट एज फार एज आवर फ्यूचर स्टडीज आर कंसर्न। अगले लेक्चर में हम उसको कवर करेंगे। ओके, नोट कर लीजिए।